की एक और बड़ी राजनीतिक खबर की, और वो राजनीतिक खबर सीधे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी पर किसने सवाल उठाया? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर किस तरह से बीजेपी हमलावर है, आज वो आपको बता रही। बीजेपी राहुल गांधी पर नए सिरे से एक अटैक कर रही। विदेश यात्राओं पर राहुल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कई संगीन आरोप लगाए गए और कई गंभीर सवाल भी पूछे गए। बीजेपी के वो सवाल और आरोप क्या है, ये आपको दिखाती हूं। विदेश यात्रा पर किस तरह के आरोप लगाए गए? आमदनी और विदेश यात्रा पर खर्च में एक अंतर है। 2004 से 54 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। इन यात्राओं पर 60 करोड़ खर्च किए गए। 2013 से 23 में आमदनी सिर्फ 11 करोड़ हुई। अब यात्राओं के लिए फंडिंग देसी हुई कि विदेशी, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्रालय से विदेशी फंडिंग की अनुमति ली गई क्या? विदेश में राहुल गांधी का मेजबान विदेशी था क्या? 54 में से 7 यात्राओं की जानकारी क्यों राहुल गांधी ने छुपाई, ये बीजेपी का आरोप है। पहले एसपीजी की सुरक्षा में थे, अब Z+ सुरक्षा है। जानकारी दिए बिना विदेश जाकर उन्होंने नियम तोड़ा है। तो 3 मई को बिना जानकारी दिए वो ओमान गए थे। ओमान में राहुल गांधी का मेजबान कौन था? राहुल की ओमान यात्रा की फंडिंग आखिर किसने की है, यह सवाल पूछा जा रहा है। अब आपको बताऊं कि राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्हें पहले एसपीजी सिक्योरिटी दी गई थी और अब उनके पास Z+ सिक्योरिटी। जिसके पास Z+ सिक्योरिटी हो उसे कुछ नियमों का पालन करना होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब वो क्या है, जरा ये भी आपको बताते हैं। विदेश यात्रा से 15 दिन पहले जानकारी देनी होती है। ये जानकारी CRPF और MHA को देना जरूरी है। कार्यक्रम रुकने की जगह की जानकारी देनी होती है। किन लोगों से मिलेंगे ये भी बताना जरूरी है। किसी ने बुलाया तो होस्ट की जानकारी देनी होती है। MHA विदेश मंत्रालय सुरक्षा का आकलन करते हैं। जिस देश जाना हो वहां सुरक्षा के हालात देखे जाते हैं। अब सुरक्षा खतरा पर यात्रा टालने की सलाह भी दी जाती है। सुरक्षा के लिए विदेशी सरकार से बातचीत की जाती है। विदेश यात्रा में भी कमांडो सुरक्षा में रहने होते हैं। आमतौर पर सरकार कुछ कमांडो साथ भेज देती है और कमांडोज न ले जाने पर लिखकर बताना होता है, लेकिन इसे सुरक्षा में गंभीर चूक माना जा रहा है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की हिफाजत देश की जिम्मेदारी है। मेजबान विदेशी हो तो सरकार से मंजूरी जरूरी है। MHA संदिग्ध विदेशी फंडिंग पर नजर भी रखती है। अब आपको बताती हूं इस पर कैसे भिड़ गए संबित पात्रा और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाना चाहते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर कर रहे हैं, बस इसमें कुछ है ही नहीं। तो राहुल की विदेश यात्रा पर देश में जंग शुरू हो गई। और एक और खबर जो आज देश से जुड़ी हुई है वो SIR की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। अब कैसे SIR की जो महामुहिम है वो देश के बाकी राज्यों में भी शुरू होने वाली है, आज ये आपको बता दूं। आप कौन से राज्य में रहते हैं? क्या आपके राज्य में SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई? और अगर नहीं हुई है तो होने वाली है। वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग ने मुहिम चलाई है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 16 राज्यों में SIR की सबसे बड़ी मुहिम शुरू होगी। आपको पूरी खबर बताऊं, चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। SIR की ये बड़ी मुहिम, SIR पर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया कि EC ने SIR के तीसरे चरण का ऐलान किया। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में SIR होगा। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी चलेगी SIR की मुहिम। 1 जुलाई से शुरू होगा SIR का तीसरा चरण। चुनाव आयोग करेगा फर्जी वोटर की पहचान और इस बार इलेक्शन कमीशन तेजी से पूरा करने वाला है SIR।
इसी ने एसआईआर के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। एसआईआर में लगाए जाने वाले कर्मचारी तय कर दिए गए। जनगणना में जुटे कर्मचारी एसआईआर में लगाए जाएंगे और इस व्यवस्था से आम लोगों की सहूलियत ही बढ़ेगी। अलग अलग टीमों को दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में अभी एसआईआर नहीं होगा। इस चरण में लद्दाख को भी शामिल नहीं किया गया है। बर्फबारी और ठंड के चलते घर घर जाकर जांच मुश्किल होगी। मौसम ठीक होगा तभी अभियान चलाया जाएगा। तो ये एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर है और आपके राज्य में भी अब एसआईआर की मुहिम शुरू होने वाली है। लेकिन आज एक और बड़ी खबर 7 समंदर पार नहीं, बगल के पड़ोस चीन से आई। एक तरफ बेजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच महामुलाकात हो रही, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ब्रिक्स देशों की मीटिंग हो रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। एक तरफ ब्रिक्स की ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में हुई, जिसमें अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई, जहां पर एक बड़ा संदेश दे दिया शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में यह मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे से ज्यादा बैठक चली। तो बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में यह मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच 2 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली। बैठक में ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनपिंग ने कहा कि पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। अमेरिका चीन रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए अहम है। दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं, पार्टनर बनना चाहिए। साबित हुआ कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी जिनपिंग की तारीफ की। आपका दोस्त होना सम्मान की बात है, ये कहा। अमेरिका चीन के रिश्ते पहले से बेहतर होने वाले हैं, ये बात भी कही। अब बैठक के बाद जिनपिंग ने बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की और चीन का दरवाजा अमेरिकी कंपनियों के लिए खुलेगा, यह भरोसा दिलाया। अमेरिकी कंपनियों को यहां बड़े अवसर मिलने वाले हैं, ये बात भी कही। अब ये सोचिए कि पहले दोस्ती फिर चेतावनी। अब आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि कैसे इस दोस्ती को लेकर ताइवान आड़े रास्ते आ सकता है। वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि ताइवान को लेकर पहले भी दोनों देश आपस में भिड़ चुके हैं। तो क्या ताइवान के मुद्दे पर यह तनाव बना रहेगा? बैठक के दौरान आपको बताऊं कि जिनपिंग ने ट्रंप को एक आईना भी दिखाया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अक्सर दूसरों को आईना दिखाते हैं और दूसरों को संदेश देते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग ने चीन में संदेश दे दिया। अब हाई प्रोफाइल बैठक में पहले सहयोग पर बात हुई, फिर जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर ट्रंप को चेतावनी दे दी। अगर ताइवान मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो चीन अमेरिका के बीच संघर्ष की नौबत आ सकती है। जिनपिंग की चेतावनी का बड़ा वैश्विक संकेत भी मिला। अब तक ट्रंप ही दूसरे देशों को धमकी देते आए, लेकिन जिनपिंग ने अपने घर बुलाकर ट्रंप को हड़का दिया। ट्रंप के पहुंचने पर जिनपिंग रिसीव करने भी नहीं गए। अब ट्रंप को ताइवान के मुद्दे पर सीधी चेतावनी भी दे दी। ताइवान लंबे समय से दोनों के बीच एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। हमेशा से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है। अमेरिका ताइवान को सैन्य समर्थन देता रहा है और इसीलिए आज शी जिनपिंग ने सीधे सीधे संदेश दे दिया कि आप अगर हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो ताइवान के रास्ते से हट जाइए। तो यह संदेश चीन में शी जिनपिंग ने दिया डोनाल्ड ट्रंप। अब दिल्ली में क्या संदेश दिया, क्योंकि इन दोनों की नजर दिल्ली पर भी बनी होगी, क्योंकि दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है। दिल्ली में ब्रिक्स मीटिंग की बैठक हो रही है, जिसमें 11 देशों के विदेश मंत्री जुटे। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने सभी विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ये जो आप देख रहे हैं, ये पुतिन के दूत हैं लैवरोव रूस के विदेश मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और ये ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची हैं, जिनसे भी मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब 2 अहम नेता हैं जिनसे यह मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है।
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक हुई। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अब मुलाकात से पहले बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री ने की। एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताई। ब्रिक्स देशों से समाधान के लिए तरीके खोजने की अपील की। सुरक्षित समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। ऊर्जा ढांचे पर असर दिखता है कि हालात कितने नाजुक हैं। उन्होंने कहा, यह भी कहा कि तनाव कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने को हम तैयार हैं। ब्रिक्स की बैठक से अरागची की अमेरिका को भी दो टूक सुनाई दी। अरागची यानी कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमलों को उचित ठहराने की कोशिश की गई है, यानी ईरान पर जो हमले हुए उन्हें ठीक उचित ठहराने की कोशिश की गई। ईरान न कभी दबाव के आगे झुका है और न ही झुकेगा। तो ये बड़ी बात आपको बताऊं कि दिल्ली पहुंचकर अरागची ने सीधे सीधे उन लोगों को चुनौती दे दी जो कि ईरान पर हमले का समर्थन कर रहे हैं। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल आपसे मुलाकात होगी कल एक बार रात 8 बजे।